अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक है, मेन न्यूमेरिकल का पोर्शन एक नर्स्ट इक्वेशन, ध्यान रखना। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, इसको भी पढ़ लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी वाला। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास दिया है ए। ठीक है, ए से मेरे पास जा रहा है ए प्लस में, एंड ए से मेरे पास जा रहा है ए थ्री प्लस में। ठीक है, या मान लो टू प्लस में, थ्री प्लस लिख दिया तो चलो थ्री प्लस में। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि यहाँ वाला जो है दैट इज E1 दिया हुआ है एक्स। ठीक है, E1 नॉट है दैट इज एक्स। यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज E2 इज इक्वल्स टू मेरे पास दिया हुआ है वाई। ठीक है, और यहाँ पर पूछेंगे कि अगर ये ए मेरे पास यहाँ से यहाँ तक में जा रहा है तो मेरे पास क्या होगा। ठीक है, E3 पूछते हैं। ठीक है, तो E3 निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें कुछ नहीं करना रहता, डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट लगाना रहता है। क्या निकालना रहेगा, इसको जो E3 यहाँ पर दिया है इसको हम क्या मानेंगे, डेल्टा G3 मानेंगे। ठीक है, इसको हम मानेंगे डेल्टा G1, इसको हम मानेंगे डेल्टा G2। ठीक है, और इसको हम वैसे ही लिखेंगे, डेल्टा G3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। तो डेल्टा G3 का हमने फॉर्मूला डेल्टा G का क्या पढ़ा है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, वही लगाना है, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो जहाँ पे जितना एन एफ, ये एफ तो सब में कॉमन है, तो एफ तो डायरेक्टली यहाँ से पूरा काट सकते हैं, एफ दोनों सब में कॉमन है तो एफ काट देंगे। यहाँ का ई नॉट दिया है, जैसे मान लो इसका दिया है 0.303 और इसका दिया हुआ है 0.55। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो -3 इंटू हमें निकालना है दैट इज ई नॉट ऑफ सेल, यही वाला, इक्वल्स टू माइनस जो पहला डेल्टा जी है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, वन का, 1 इंटू 0.303। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, दैट इज दिस, प्लस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक में कितने का चेंज है, दैट इज +1 से +3 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का चेंज है, 2 इंटू वहाँ पे जो दिया है दैट इज 0.55। अब इसको हमें ये E03 निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो इन दोनों का, इसका पहले करेंगे, इसका करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा -0.33। अब इसका करेंगे तो यहाँ से कुछ आएगा वो, अपॉन में 3 से डिवाइड, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, E0 थर्ड का आ जाएगा। तो जब भी मेरे पास देखो, अब मेरे पास अगर ये कंफ्यूजन आ रही है तो ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे भी मेरे पास हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हर जगह हमें जब भी ई नोट निकालना रहेगा डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे डेल्टा जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पे भी हमें ई नॉट पूछता है इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के साथ, वहाँ पे हम डायरेक्टली यही वाला डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे मेरे पास, ठीक है, अब वो हो गया मेरे पास डेल्टा जी वाला, तो एक फार्मूला नर्स्ट इक्वेशन वाले से, फिर डायरेक्टली डेल्टा जी वाले से, उसके बाद वही हाफ सेल की रिएक्शन करके N3 निकालने को, ये ई नोट ऑफ सेल निकालने को वो। अब मेरे पास इसमें जो आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन्स क्या होता है, 1 सेकेंड, अब क्लियर हुआ है शायद, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो हमें पढ़ने रहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ये सारे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, रो एल बाय ए, तो डायरेक्टली इसी पे या तो मान लो लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, और रेजिस्टिविटी दी रहेगी और रेजिस्टेंस पूछ लेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज़ यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है दैट इज़ ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्स जो होता है दैट इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम जी से, दैट इज डिनोटेड बाय 1/r। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स है तो ए अपॉन में सॉरी ए अपॉन में रो एल। ठीक है, इन्वर्स में जा रहा है ना, तो रो और एल ऊपर है, तो इन्वर्स में होगा तो ए ऊपर आएगा, रो एल नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका वो होता है दैट इज यूनिट, दैट इज ओम इनवर्स। ठीक है, या बोल सकती हूँ साइमन। ठीक है, तीसरा आता है मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया है और कंडक्टेंस हो गया है, तीसरा आता है मेरे पास रेजिस्टिविटी, या जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज R/A/L। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज ओम सेंटीमीटर। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो जस्ट इनवर्स होती है किसकी, कंडक्टिविटी की, या जिसको हम बोलते हैं कप्पा। ठीक है, तो ये जो होता है दैट इज 1/रो, तो ये हो जाता है L/RA। ठीक है, इसका मेरे पास जो यूनिट होता है दैट इज साइमन सेंटीमीटर
इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमें इन सब की यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन किसकी यूनिट है। यूनिट पे क्वेश्चन आ जाता है और फिर पूछ लेता है कौन किसका ये है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वैसे ही जैसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ठीक है। लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, रेसिस्टिविटी पूछ लेगा। कप्पा में मेरे पास रेसिस्टिविटी दे रही है, कप्पा पूछ लेगा। कंडक्टेंस में मेरे पास दिया रहेगा और पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब मेरे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी होती है मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या है, के इन 2000 अपॉन में सी। ये जो सी है दैट इज द मोलैरिटी। और जो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दैट इज के इन 2000 अपॉन में एन, दैट इज नोन एज द नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये डायरेक्टली अगर लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने को बोलेगा तब तो इसमें मेरे पास मोलैरिटी दिया रहेगा और दूसरे वाले में मेरे पास नॉर्मेलिटी दिया रहेगा। लेकिन मान लो अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को अगर वो करना रहेगा, क्या कहते हैं, कंपेयर करना रहेगा, तो वहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं दैट फार्मूला इज लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज है उसको हम डिनोट करते हैं एन फैक्टर से। लैम्डा एम जो है दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा ई इक्विवेलेंट जो है दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला पार्ट है इससे यही चीज़ें आती हैं, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और थ्योरेटिकल भी बन सकता है कि कौन किस पे डिपेंडेंसी है, उसकी यूनिट पे, उसके कन्वर्जन पे। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है या नहीं इंक्रीज करती है, वो वाला चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पर हमने एक वो पढ़ा है, ग्राफ आया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी में ही मेरे पास जो रिलेशन आता है दैट इज वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वहाँ पर एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मेरे पास एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एट इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी, ठीक है। ये जो लैम्डा है ये मेरे पास किसी टाइम टी पे दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी ये मेरे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। और ए है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, डेल्टा सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। ए मेरे पास क्या होता है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम इस वाले जो ना वो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो होता है उसमें मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो मेरे पास क्या आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रोपोर्शनैलिटी है मोलर कंडक्टिविटी वो आती है रूट वन अपॉन में सी के, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एन में आती है वो रूट सी के प्रोपोर्शनैलिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किसके प्रोपोर्शनैलिटी में आती है। तो याद रखना है कि वीक में रूट क्या आएगा और इसमें ये आएगा। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है उसको ध्यान रखना। यहाँ पे ग्राफ क्या बनता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कर्व्ड ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये होता है लैम्डा एम और ये मेरे पास होता है रूट सी, कॉन्सेंट्रेशन के ही उसमें बताया है, ठीक है। तो जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उसमें मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए जैसे ये कर्व्ड ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो आता है वो आता है डाइल्यूशन के बेसिस पे। तो डाइल्यूशन के बेसिस पे क्या है कि जब मेरे पास डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी, डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है, डाइल्यूशन टर्म का मतलब पहले समझो, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैंने कोई भी मेरे पास डाइल्यूट करना है, जैसे हमने सुना है कि मेरे पास कोई भी वो था, कलर था, ठीक है। मेरे पास कोई कंटेनर था, मैंने 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिया था, उसमें अगर मैंने 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाला था तो मेरे पास डार्क ब्लू कलर की थी। लेकिन जैसे जैसे हमने उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे जो मेरे पास कलर है इंक का वो क्या होता गया, उतना कलरलेस होता गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट मीन्स यही होता है कि हमने वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, ठीक है। तो
जब हम डाइल्यूशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम किसका इंक्रीज करता है, सॉल्वेंट का इंक्रीज करता है, दैट इज वाटर। ठीक है, तो डाइल्यूशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, वाटर को इंक्रीज करते हैं। वाटर को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, और डाइल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इससे समझ सकती हूँ कि जब मेरे पास ये बीकर था और मैंने जब हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 5 ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली थी, तो जो कलर ये प्रोड्यूस कर रहा था, तो क्या हम जब उसको 10 ग्लास ऑफ वाटर कर देंगे तब भी वो उतना ही कलर प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है, दैट मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज की गई है, और जो कॉन्सेंट्रेशन रही इंक की वो क्या हो गई, अल्टरनेटिवली डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, और जब मेरे पास ये केस होता है इस टाइम पे मेरे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। दैट मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। और सेम यही केस अगर हम माने, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, इस टाइम पे जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ये जनरल केस हो गया। लेकिन कंडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है मोलर कंडक्टिविटी, एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे इंक्रीज ही होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक चीज़ ये थी कि हमारे पास कोई भी जैसे Al2O3 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें इसको लिखना हुआ है तो इसमें दो चीज़ें के बेसिस पे था। लैम्डा एम में लिखो, दैट इज लैम्डा एम बोल रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखो। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखते हैं तो हम मोल्स को कंसिडर कर रहे थे, और जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखते हैं तो हम मोल्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2Al प्लस होगा, प्लस मेरे पास 3O नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे तो सिर्फ Al प्लस होगा और O नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, 2Al 3 प्लस होगा, O2 नेगेटिव होगा, यहाँ पे 3 प्लस होगा, O2 नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर हम मोल्स को कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम मोल्स को कंसिडर करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज DOD, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला बनता है दैट इज लैम्डा है अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, और जो मेरे पास नीचे हो गई दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इसमें लास्ट का आता है लॉ। दो लॉ दिए गए थे फराडे का, फराडे आ जाते हैं। ठीक है, फराडे के मेरे पास दो लॉ थे। पहला लॉ था जिसमें मेरे पास क्या होता है कि जो मेरे पास अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड है इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो फराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, जो मेरे पास मास डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं W इज इक्वल्स टू ZIT। यहाँ पे जो Z आता है दैट इज मोलर मास अपॉन में N फैक्टर। ठीक है, जो मोलर मास होगा, जो भी मेरे पास दिया रहेगा मास, जो भी मेरे पास कंपाउंड दिया रहेगा उसका मोलर मास रहेगा, और एन फैक्टर जितने उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास फर्स्ट लॉ आता है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आता है, या तो मोलर मास पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, या मेरे पास मतलब इसी पे इसी फार्मूले पे डायरेक्टली ही आएगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना रहता है। बस इसमें निकालने में जो डिफिकल्टी आती होती है एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। अगर मेरे पास कोई भी है जैसे H2O से मेरे पास O2 में जा रहा है, तो H2O में मेरे पास O2 है अपने उसके फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन H2O यहाँ पे तो इसकी मेरे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ से आ जाने में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो हम एन फैक्टर क्या यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास पहला लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जब सेम चार्जेस पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो जो रेशो होता है मास डिपॉजिटेड का, वो रेशो होता है इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ होता है वो डायरेक्टली क्या बोलता है, जो रेशो है मास डिपॉजिटेड का वो इक्वल्स टू है रेशो ऑफ मास डिपॉजिटेड इक्वल्स टू रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, तो रेशो जो होता है मेरे पास मास डिपॉजिटेड का वो इक्वल होता है मेरे पास इक्विवेलेंट मासेस का, दैट मीन्स WA अपॉन में WB
इज इक्वल्स टू इक्वलेंट मास ऑफ ए अपॉन में इक्वलेंट मास ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था फराडे लॉ में, बस वही डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, इसमें भी यही मास को इक्वल करना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट है, वो ख़त्म होता है। पूरे उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये समझा कि मेरे पास इसमें दो सेल हैं। ठीक है, एक जो सेल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थ्योरी में पूछ सकता है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये वाला। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, दूसरी चीज़। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फार्मूला बेस्ड पे आ जाओगी, तो नर्स्ट इक्वेशन पूछेंगे। नर्स्ट इक्वेशन के बाद जो आएगा डेल्टा जी वाला फॉर्मूला आएगा, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल वाला। इसमें जो तीन कंडीशन दी हुई है, दैट इज डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, वो वाला। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। डेल्टा जी पर मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है कि जब मेरे पास हाफ सेल की रिएक्शन दी रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, और उसमें ई नॉट ऑफ सेल पूछता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन से दूसरी पर्टिकुलर रिएक्शन में जाने का, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एन एफ ई नॉट ऑफ सेल का। ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्टली ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है, इस वजह से डायरेक्टली उनका प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, E1 प्लस E2 हम नहीं कर सकते, इस वजह से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, और फिर सॉल्व करते हैं उसकी हाफ सेल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब ये कंडक्टेंस, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर यही समझना है कि रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, उसकी यूनिट, कंडक्टेंस इन्वर्स होता है उसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, एंड देन कंडक्टिविटी जिसको दो तरह की हमने पढ़ी है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट करवाते हैं। ठीक है, दोनों के मैंने अलग अलग रीजन लिखवाए हैं, दोनों के अलग अलग रीजन समझ लेना। ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन में पूछेगा। ठीक है, तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी है, नहीं, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की क्या डिपेंडेंसी है वो समझनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने ग्राफ समझा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कैसे मेरे पास ग्राफ में चेंज आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इन्वर्स में आता है, तो इस वजह से जो ग्राफ बनता है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का स्ट्रेट लाइन बनता है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड जो ग्राफ बनता है इन्वर्स का फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर डाइल्यूशन के केस में ये समझे। उसके बाद फिर ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम मोलर में लेते हैं मोल्स, और जो इक्विवेलेंट होता है उसमें नहीं लेते हैं। फिर डीओडी, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा जो मोलर कंडक्टिविटी है, और अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे है। फिर फराडे लॉ दो होते हैं, दैट इज फराडे लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लॉ में जो अमाउंट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, या बोल सकते हैं करंट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू जेड आई टी, जेड को हम मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर लेते हैं। सेकंड होता है दैट इज रेशो ऑफ मास डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास, दैट इज W A अपॉन में W B इज इक्वल्स टू E A अपॉन में E B। ठीक है,